शिप्रा की अपमृत्यु। इस बार सन 36 की इस महापूजा के समय पराशर, शिप्रा और अनिंदिता पद्मा नदी के किनारे कोकोनट गांव में एक साथ जमा हुए हैं। अनिंदिता के गांव आने के पीछे कोई खास वजह नहीं है। उसके रिश्तेदार कई सालों से गांव में ही रह रहे हैं। कॉलेज की छुट्टियां होने पर शिप्रा भी रिश्तेदारों के पास आकर रहना पसंद करती है। पराशर यहां अपने पिता से कुछ पैसे वसूलने की कोशिश में आया है। इस बार उसका कर्ज कुछ ज्यादा ही हो गया है। वैशाख से आश्विन तक लगातार 2 सोसाइटी गर्ल्स की विलासिता का खर्च उठाना कोई आसान काम नहीं था। काफी कंजूसी करने के बावजूद पराशर को कर्ज लेना ही पड़ा। उन दोनों लड़कियों से एक एक करके उसका ब्रेकअप हो चुका है। 6 महीने के भीतर 2 ऑपरेशन हुए थे। घाव के निशान तो 1 महीने में ही मिट गए, पर कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता ही रहा। पहले पराशर को कोई फिक्र नहीं थी। बस चिट्ठी लिखकर पैसे मांगता और जवाब में कुछ गालियां देकर मधु बोस उसे पैसे भेज देता था। पर अब वो आसानी से पैसे नहीं देना चाहता। बूढ़ा होने के साथ मधु बोस बहुत कंजूस हो गया है और ज्यादा पैसे मांगने पर भड़क जाता है। वो साफ कहता है कि नहीं दूंगा, जरूरत है तो खुद कमा लो। उसकी इस साफ ना को हाँ में बदलने के लिए पराशर को अपनी मां की मदद से बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो इतना आराम पसंद और आलसी इंसान है कि उसके लिए मेहनत करना और खुद को आग में झोंकना एक ही बराबर है। मां को पत्र लिखने पर वो जवाब में लिखती है कि तुम 1 साल से ज्यादा वक्त से बिना किसी काम के कोलकाता में बैठे हो और कभी चिट्ठी तक नहीं लिखते। वो बहुत नाराज है। तुम एक बार घर आओ तो मैं पैसों के लिए बात कर सकती हूं। तुम्हारी मां। इसलिए सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि मां भी बहुत गुस्से में है। ये समझकर पराशर को गांव आना पड़ता है। मानो 15 दिनों के लिए उसकी जिंदगी पर ब्रेक लग गया हो और चारों तरफ बस एक ठहराव और उदासी फैल गई हो। शिप्रा के कोकोनट आने की वजह पुरानी है। वो शहर की लड़की है। शहर की ईंटों के बीच सांस लेकर वो बड़ी हुई है। संकरा घर, सीमित आसमान, बस आगे और पीछे जाती सड़क और वही रोजमर्रा के काम और छुट्टियां। सब मिलाकर 52 हफ्तों का उसका साल बीतता है, जिसमें एक साल और दूसरे साल में कोई फर्क नहीं होता। घूमने के लिए वो कभी अपने वेतन के पैसे बचाकर या तो अकेले या 2-4 दोस्तों के साथ पश्चिम की ओर या पुरी जाती है। पहाड़ों के उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलकर वो हंफती है और समुद्र किनारे रेत पर लौटते हुए समुद्र स्नान करती है। पर हर बार उसका मन भटकता रहता है और वो उदास होकर सोचती है कि पूरी जिंदगी की तरह उसकी ये छुट्टियां भी बेकार चली गई। फिर एक दिन वो हारकर हजारीबाग में अपनी बुआ के पास चली जाती है। कुछ दिन घर का बना दाल भात खाकर अपने चेहरे की सफेदी में थोड़ी लाली वापस लाती है और 2-4 दिन जंगलों में पिकनिक मनाकर कोलकाता लौट आती है। वहां छुट्टियों के बाकी दिन सुस्ती में बिताकर स्कूल खुलने पर रोज 4 घंटे 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक बांग्ला पढ़ाती रहती है। नदियों के इस देश में आकर रहने की प्रेरणा उसे अनिंदिता से मिली है। वो अनिंदिता से उम्र में 7-8 साल बड़ी होगी, पर इतने सालों का अंतर उनके बीच नहीं दिखता। 2 पुरुषों के बीच उम्र के इस फासले का जो मतलब होता है, महिलाएं अक्सर उसे नहीं मानती। 20 के बाद उनकी उम्र बढ़ने में 10 साल का समय लगता है। 20 के बाद सीधे 31। बीच में सालों के कदम नहीं दिखते। रिश्तों को निभाने के मामले में भी वे अक्सर पुरुषों की नकल नहीं करती। उनमें से जो महिलाएं रुतबे और घमंड की शौकीन होती हैं, जिनका मिजाज कड़ा और स्वभाव सख्त होता है, वे छोटी बच्चियों से दोस्ती भले ना करें, पर 17 साल की किसी लड़की को 7 दिन से ज्यादा अपनी गंभीरता के पीछे नहीं छिपा पाती। असल बात तो खिलना ही है ना। आज जो खिल रहा है उसकी कीमत कल के पुराने हो चुके फूल से ज्यादा ही होगी। इस कड़वे सच को 7 दिन से ज्यादा उलटकर रखने की ताकत खुलो जैसी कोमल नारी में नहीं होती। इसीलिए अनिंदिता और शिप्रा अब पक्की सहेलियां हैं। भले ही एक समय शिप्रा उसके मामा के घर में टीचर बनकर रही थी और अनिंदिता उसकी क्लास में बाकी 30 लड़कियों के साथ बेंच पर बैठती थी और शिप्रा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखी कुर्सी पर बैठकर हफ्ते में 4 दिन बांग्ला पढ़ाती थी। उनके रिश्ते में एक तरफ थोड़ा बड़पन वाला प्यार और दूसरी तरफ जबरदस्ती बचाकर रखा गया सम्मान भले ही मिला हो, पर अक्सर हमउम्र सहेलियों के बीच भी ऐसा ही होता है। अनिंदिता को बातचीत करने में महारत हासिल है। वो लगातार बोल सकती है। उसकी वर्णन करने की कला भी कम नहीं है। अगर कोई ध्यान से उसकी बातें सुने तो उसके मन के विचार और भावनाएं इतनी आसानी से समझ आ जाती हैं, जैसे उसका माथा और छाती पारदर्शी हो और दिमाग की हलचल और दिल की धड़कन साफ दिख रही हो। अनिंदिता से उस विशाल नदी के किनारे बसे अस्थायी स्टीमर घाट और वहां के हरियाली से भरे बेहद खूबसूरत गांव की बातें सुन सुनकर शिप्रा को लगता था कि वाह, ऐसे देश में लोग जाते हैं,
इसलिए इस बार पश्चिम या पुरी जाने के पैसे न होने और हजारीबाग वाली बुआ के कराची चले जाने की वजह से अनिंदिता के बुलाते ही शिप्रा उसके साथ कोकोनट चली आई है। गांव आते ही अनिंदिता पूरी तरह से देहाती बन जाती है। स्टीमर से उतरने से पहले ही वो अपने मन से शहर की परतें उतार फेंकती है और घर पहुंचते ही अपना शहरी पहनावा भी बदल लेती है। वो राहत की सांस इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो शहर को नापसंद करने वाली कोई गमवारी लड़की नहीं है। हॉस्टल की जिंदगी उसे बुरी नहीं लगती। वो शहर को पसंद करती है, पर गांव से उसे सच्चा लगाव है। उसके मन और हृदय की बुनियाद ग्रामीण है। गांव की नहरों और तालाबों में उसका बचपन खूब तैरा है। उसने पेड़ों की फूंगियों से चिड़ियों के बच्चे पकड़े हैं और आम के बगीचों के शांत सन्नाटे में सूखी पत्तियां झाड़कर अपना घरौंदा बनाया है। जिस उम्र में वो रिश्तेदारों की देखरेख के बिना सुरक्षित नहीं थी, उस उम्र में भी उसने पद्मा के मल्लाहों से दोस्ती कर ली थी और उनके साथ अकेली ही नाव पर नदी की लहरों में घूमती थी। ये सब अब इतिहास है और शायद इस जिंदगी में फिर से न लौटें, पर विदेश से लौटकर गांव की मौसियों, चाचियों और सहेलियों के बीच और अपने घर में अनिंदिता आज भी बिना किसी कोशिश के अपना पुराना स्थान हासिल कर लेती है। वो गांव के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के खिलाफ कभी नहीं लड़ती। बड़ी लड़कियों को जो काम नहीं करने चाहिए वैसे एक दो मर्दाना काम वो आज भी कभी कभी कर लेती है, पर वो परंपराओं को मानती है। घर या बाहर कहीं भी वो समाज सुधारने की कोशिश नहीं करती। जैसा है वैसा ही उसे अच्छा लगता है। वो आलोचना नहीं करती। घर आकर वो इतनी ज्यादा घरेलू लड़की बन जाती है कि घर में मेहमान की तरह रहने वाले पराशर को वो एक अजनबी लड़की जैसी लगती है। कोलकाता में उसके साथ जो नजदीकी थी वो उसे यहाँ महसूस नहीं होती। बचपन की धुंधली सी पहचान के अलावा उसे लगता है कि उसके साथ और कोई रिश्ता ही नहीं है। पद्मा नदी की नम हवा दिन रात पराशर को छूती है, पर वह अपने ही अकेलेपन के घेरे में रहता है। शहर वाली अनिंदिता के साथ वो घंटों बिता सकता है, पर यहाँ वो गांव के लोगों में ऐसे घुल मिल जाती है और यहाँ के सन्नाटे में ऐसे डूब जाती है कि पराशर को उसका साथ नहीं मिलता। सुबह जब पराशर वहां पहुंचता है तो अनिंदिता कहती है, बैठो, अभी खाना बना रही हूं। पराशर चिढ़कर कहता है, पकाकर क्या करोगी? क्या कोई पारिवारिक लेख पढ़ने बैठोगी? और वो वहां से चला आता है। शाम को अनिंदिता कहती है, बैठो, मैं इन लड़कियों को बाल संवारना सिखा रही हूं। खुले बालों में कितने तरह के जूड़े बन सकते हैं, बस वही दिखा रही हूं। पराशर गुस्से में कहता है, खुद के बाल संवारने का तुम्हें वक्त नहीं मिला लग रहा है। अनिंदिता कहती है, इसमें वक्त नहीं लगता, ये देखो। और पल भर में वो अपने बालों को लपेटकर एक ढीला सा जूड़ा बना लेती है। वह पूछती है, बैठोगे नहीं क्या? पराशर कहता है, बैठूंगा, पर नदी के किनारे, तुम्हारे घर में नहीं। बाल संवारना सिखाकर अनिंदिता नदी किनारे जाती है, पर पराशर को वहां न पाकर सोचती है कि कोलकाता में रहकर ये बिल्कुल आवारा हो गया है। इसके मुंह से अब सच नहीं निकलता। जब मुलाकात होती है तो वह पराशर को कुछ नसीहतें देती है। वो उसे कोलकाता लौटने से मना करती है और गांव में रहने की गुजारिश करती है। वह पूछती है, इस साल कितने पैसे कमाए तुमने? पराशर गर्व से कहता है, एक पैसा भी नहीं। अनिंदिता कहती है, तो फिर इस साल तुम गांव में ही रहो, मन का जहर खत्म हो जाएगा। कोलकाता में जो 3-4 हजार रुपए तुम बर्बाद कर रहे हो, उसे बचा सको तो वह भी एक कमाई ही है और तुम्हें खुद पर थोड़ा सम्मान भी महसूस होगा। तुम खुद से नफरत कर रहे हो मंटू, इसीलिए और ज्यादा बिगड़ रहे हो। पराशर तीखी आवाज में कहता है, ऐसी नसीहतें देने के लिए ही मैंने तुम्हें संस्कृत लेने से मना किया था। अब इन पंडितों जैसा असर और कहा जाएगा। अनिंदिता कहती है, तुम कुछ नहीं समझते। अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगी। तुम्हारा जब मन करे रोज आकर मुझसे झगड़ा करना। मैं इस बार परीक्षा भी नहीं दूंगी, पर तुम्हें सुधारने के लिए मैं इसके लिए भी तैयार हूं। अनिंदिता की ये बातें महज बचकानी नहीं है। उसके कहने के अंदाज से पता चलता है कि उसने इस बारे में बहुत सोचा है। बात करते करते वो थोड़ा मुस्कुराती है, कभी आचार या इमली खाती है और माथे के बाई तरफ के गहरे जख्म के निशान को अपनी आदत के मुताबिक बाई उंगली से रगड़ने लगती है। अपनी पतली सी चेन को बार बार कुर्ते के अंदर डालती है। उसकी ये छोटी छोटी आदतें उसकी बातों को हल्का नहीं होने देती। वो पराशर को जो लालच देती है वह भी काफी ठोस होता है, पर पराशर इतना चिढ़ जाता है कि उस पर कोई असर नहीं होता। पराशर कहता है, पहले शादी हो जाए, फिर यहां 1 साल तक हनीमून मना सकता हूं, पर इस गांव में बैठकर 1 साल तक कोर्टशिप चलाना मेरे बस की बात नहीं है। अनिंदिता कहती है, तुम कुछ नहीं समझते। पराशर जवाब देता है, तुम्हारे साथ रहकर मेरी बुद्धि भी अब कुन होती जा रही है।
अनिंदिता बनावटी सांस भरकर कहती है, पुराने जमाने की औरतें ही सुखी थी। किसी की बातों पर भरोसा करके मरना नहीं पड़ता था। 7 समुद्र और 13 नदियां और 700 राक्षस उनके पक्ष में ऐसा प्रमाण जुटा लेते थे जो आज का मनोविज्ञान भी नहीं कर सकता। आजकल के लड़के तो समुद्र पार सिर्फ डिग्री के लिए जाते हैं। हमारी किस्मत ही फूटी है। अनिंदिता की बोलचाल की भाषा पर पकड़ इतनी मजबूत है कि उसकी बातें पराशर के दिल में चुभ जाती है। पराशर कहता है, तुम्हारी किस्मत पेड़ से गिरकर फूटी है, मैंने धक्का नहीं दिया था। अनिंदिता कहती है, नहीं, तुम तो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरे थे और मुझे उठाकर गोद में लिया था, और उस 18 साल की उम्र में किसी पक्के राक्षस की तरह तुमने मेरे खूंटे माथे का खून चूस लिया था। पराशर जवाब देता है, मुझे लगा तुम मर गई हो इसलिए मैं चूम रहा था। अनिंदिता कहती है, तुम्हारे आसपास रहने के लिए तो मुझे अमर होना पड़ेगा। पराशर अपना सारा बड़पन भूलकर दबी आवाज में डांटते हुए कहता है, अमर होकर अगर तुम जिंदगी भर तपस्या करो और मर मर कर मेरे 500 जन्म बीत जाए, तब भी अनी मेरे पास फटकने का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। कोकोनद पहुंचकर शिप्रा ने जब उनके बीच के इस मामले को गहराई से समझा तो वो खुश उठी। उसकी बुद्धि जैसे अचानक बहुत तेज हो गई। एक रात उसने इतनी गहराई से सोचा कि उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले ही दिन से इस शांत कोकोनद गांव में उसने अपना एक अलग ही शहर बसा लिया। उसने गांव और गंवारीपन के खिलाफ ऐसा अचानक और अनोखा विद्रोह शुरू किया कि अनिंदिता के घरवाले और गांव के बच्चे बूढ़े सब दंग रह गए। आजकल के दौर में ऐसा गांव कम ही होगा जहां 2 मील के दायरे में सिगरेट की 1-2 दुकानें न हों। गांव के लोग शहर के इस अचानक अवतार से घबराने वाले नहीं थे। वे हैंडपंप के पानी से चाय बनाकर पीते हैं। सिर के ऊपर से हवाई जहाज गुजर जाए तो एक नजर उठाकर देखते हैं और फिर हंसिया पकड़कर धान काटने लगते हैं। लेकिन शिप्रा ने अपने इर्द गिर्द ये कैसा शहर बसा लिया है, कोई समझ नहीं पाया। मिट्टी की इस दुनिया में हाड़मांस के इंसानों ने जो शहर बनाए हैं, शिप्रा का उन शहरों से जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जैसे आसमान की कोई परी है जो कल शाम की आंधी बारिश में आसमान से गिर पड़ी है। शिप्रा के पास साड़ियों का ढेर था। सुबह हाथ में छाता लेकर किसी परी की तरह वो जो टहलने निकलती है। दिन भर में कई बार कपड़े बदलने पर भी उसकी उस परी जैसी छवि में कोई कमी नहीं आती। उसके चलने का अंदाज, उसकी बातें और उसकी मुस्कान, उसका खाना पीना और आराम करना सब इतना अनोखा और बनावटी हो जाता है कि कई लोगों को शक होने लगता है कि उसका शरीर हाड़मांस का बना भी है या नहीं। वो जैसे जोश और उमंग से फटने को बेताब रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गांव आने के 7 दिनों के भीतर ही छुट्टियों में जो कॉलेज के लड़के गांव आए थे, उन्हें इकट्ठा करके वो महफिल जमाती है, उन्हें गाने सुनाती है, नाच दिखाती है, और आज से तो कल उसे लेकर ऐसे फ्लर्ट करती है जो किसी भी आम इंसान को साफ समझ आ जाए। 7 साल की बच्ची जैसी चंचलता और उल्लास के साथ वह पराशर की नजरों के सामने उन लड़कों के साथ गांव की पगडंडियों पर रेस लगाती है। घर में पराशर के नजदीक वह उन लड़कों के लिए किसी हिरनी जैसी चंचल, किसी रानी जैसी प्रभावशाली, किसी अभिनेत्री जैसी रहस्यमयी, किसी धोखेबाज जैसी संयमित और किसी तितली जैसी हल्की बन जाती है। उसके सामने अनिंदिता किसी बिजली के बल्ब के पास रखे दिए की तरह बुझ जाती है। शिप्रा की ओर देखकर पराशर चिंता में पड़ जाता है। शिप्रा का नाम फैलने लगता है। कोलकाता के एक मामूली स्कूल की टीचर आसपास के 10 गांवों में चर्चा का विषय बन जाती है। एक दिन शाम को टहलकर लौटते वक्त अंधेरे में मिट्टी का एक ढेला शिप्रा की पीठ पर आकर गिरता है और चूर चूर हो जाता है। 8-10 मील दूर के गांवों से 1-2 लोग उसे देखने आते हैं। जिंदगी के 30 साल लोगों की बातों को इस्त देकर और डर कर बिताने के बाद एक मनचाहे भविष्य को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश शुरू करते ही शिप्रा ने अपने चारों ओर हैरानी और कौतूहल का अंबार लगा दिया है। उसकी जवानी के ढलने में अब ज्यादा देर नहीं है, इसलिए वह सारे डर और चिंताएं त्याग कर जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती है। अनिंदिता के पिता बाहर थे। अनिंदिता की मां डरते हुए अपनी बेटी से पूछती है, तू ये किसे घर ले आई है अनी? अनिंदिता चिंता में डूबे चेहरे के साथ कहती है, मां मुझे लगता है इसे कोई मानसिक दौरा पड़ा है। मां कहती है, दौरा पड़े या जो भी हो, अब उसे जाने के लिए कह दे बेटी। 10-12 दिन हो गए हैं, अभी भी किस शर्म से वह दूसरों के घर में पड़ी हुई है। अनिंदिता कहती है, देखती हूं 2 दिन और। लेकिन शिप्रा जो भी कर रही थी, उसने शुरू से आखिर तक एक अजीब सा संयम बना रखा था। उसका पहनावा अश्लील नहीं था, उसकी महफिलों में शोर शराबा नहीं होता था, उसका फ्लर्ट करना सिर्फ बातों और मुस्कान तक सीमित था।
सुबह सोकर उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक वो अपनी हरकतों से सबको उत्तेजित रखती थी, पर खुद कभी उत्तेजित नहीं होती थी। उसकी बातें बहुत धीमी और सुरीली होती थी। उसकी हंसी जैसे कोई पारलौकिक मुस्कान थी। उसका चलना जैसे कोई धीमा नृत्य हो। उसने एक बनावटी बड़पन और बहुत ऊंचे दर्जे की आधुनिकता को ब्रह्मास्त्र की तरह अपनी ढाल बना रखा था। गांव के कम पढ़े लिखे लोगों के बीच वह किसी रोशनी की तरह उभरी थी। अगर ये लोग उसे पसंद नहीं करते तो ये इनकी अपनी छोटी सोच और पिछड़ेपन का सबूत होगा। इसके अलावा शिप्रा की एक और चालाकी थी। उसने बहुत सोच समझकर ये माहौल बना रखा था कि उसने किसी को दीवाना नहीं बनाया है, बल्कि सब उसे लेकर दीवाने हैं। अगर कोई नियम या मर्यादा टूटती है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों की है, उसकी नहीं। पराशर पहले दूर से शिप्रा को देख रहा था। अनिंदिता के जरिए जो शुरू में औपचारिक पहचान हुई थी, उसने अनिंदिता को बीच में रखकर इस पहचान को नजदीकी में बदलने नहीं दिया था। लेकिन शिप्रा ने अनिंदिता को जैसे एक तरफ धकेल दिया। अनिंदिता में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो पराशर के पास शिप्रा को बर्दाश्त कर सके। शिप्रा की हर एक बनावटी बात और उसकी हर एक नकली हंसी अनिंदिता के कान और आंखों में चुभने लगी और वो उन दोनों के लिए मैदान छोड़कर भाग गई। अब शहर के लिए तड़पते पराशर को शिप्रा का दोस्त बनने के लिए सूरज को 3 बार से ज्यादा ढलते हुए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पराशर को शिप्रा ने जब सुबह हाथ में छाता लेकर टहलने जाने के समय, दोपहर में बैठकर गपशप करने के समय, शाम को नदी के किनारे अकेलेपन का लुत्फ उठाने के समय और रात को गाना सुनाने के समय अपने पास रखने की ताकत हासिल कर ली, तो उसने उन कॉलेज के लड़कों को विदा कर दिया। हमेशा के लिए विदा होना उन नौजवानों के लिए मुमकिन नहीं था और उन्हें पूरी तरह निकाल देना शिप्रा ने भी सही नहीं समझा। पराशर अगर हर वक्त बिल्कुल अकेला रहता तो उसके जैसे कट्टर शहरी को खुश रख पाने की काबिलियत शिप्रा में नहीं थी। ये बात शिप्रा बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए उन्हें विदा करने के बाद भी उन लड़कों का जितना आना जाना बना रहा, शिप्रा ने उसे अपनी मंजूरी दे दी। पराशर बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ सकता है। शिप्रा भी बेवकूफ नहीं है, वो ये समझ सकती है कि पराशर सब समझ रहा है। लेकिन पराशर जहां अपने दिखावे को छिपाकर रखता है, वहीं शिप्रा इस मामले में किसी छलकपट का सहारा नहीं लेती। उसके जटिल दिमागी दिल के अभियान में इसीलिए एक खूबसूरत सादगी की छाप पड़ती है। पराशर को ये अच्छा लगता है। इस मामले में वो थोड़ा कमज और मनमौजी है। दिमाग से गढ़े हुए प्यार के बीच भी वो थोड़ी बेवकूफी और थोड़ी सादगी की मिलावट पसंद करता है। उसके रंगीन कागज के फूल का कम से कम चेहरा तो असली फूल जैसा होना ही चाहिए। अनिंदिता ने अपनी माँ के पास जो 2 दिन इंतजार करके शिप्रा को चले जाने के लिए कहने को कहा था, उन 2 दिनों के बीतने से पहले ही शिप्रा ने अपने फायदे के लिए अपने रचे हुए शहर को अपने चारों तरफ और गहरा कर लिया। बाहर दुनिया के सामने वो जितना जाहिर होने लगी, वो भले ही तारीफ के काबिल न हो पर इतना बुरा भी नहीं था कि उसे घर से निकाल दिया जाए। बर्बादी के किनारे पहुंचकर शिप्रा इसीलिए बाल बाल बच गई। उसे एक दिन बस थोड़ी सी चेतावनी देने के अलावा अनिंदिता और कुछ न कर सकी। शिप्रा दीदी, तुम बदनामी क्यों बटोर रही हो? उम्र काफी हो गई है, इस वक्त थोड़ा बटोर नहीं लिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कोलकाता में ही बटोर लेती। दूसरों के घर मेहमान बनकर रहने के वक्त किसी भी मामले में हद पार करना अच्छा नहीं है। अनिंदिता इसी बात को इतनी नरमी से शिप्रा को समझाना चाहती थी, लेकिन शिप्रा अब कुछ भी समझना नहीं चाहती। कोलकाता बहुत बड़ा शहर है, बदनामी पैदा करने का कंपटीशन वहां इतना तगड़ा है कि मेरी दाल नहीं गलती अनी। इसके अलावा कोलकाता की बदनामी अगर अफसरों के कान तक पहुंची तो नौकरी चली जाएगी। अनिंदिता ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक माथे के जख्म को रगड़ते हुए कहा, तुम्हारा स्वभाव सच में बहुत खराब हो गया है शिप्रा दीदी। गांव आकर भी क्या कुछ दिन तुम संभल कर नहीं चल सकती? शिप्रा गुनगुनाते हुए गाना गाने लगी। उसने कहा, इतने दिनों बाद थोड़ा वसंत आया है, इतनी जलन मत करो अनी, तुम्हारा सुनहरा सपना तुम्हारा ही रहेगा। अनिंदिता को थोड़ा मुस्कुराना ही पड़ा। अनी जिस दिन जलने लगेगी उस दिन दुनिया के बाकी सब लोग पागल कहलाएंगे। बेकार के जज्बात से ज्यादा मैं समझदारी पसंद करती हूं। ये रियलिज्म का जमाना है। इस दौर में अगर कोई लड़की प्रैक्टिकल ना हो तो उसका गुजारा कैसे होगा? शिप्रा तब भी गुनगुना कर गाना गा रही थी। अनिंदिता की आदत थी माथे के जख्म को उंगली से रगड़ना और शिप्रा की आदत थी गुनगुना कर गाना गाना। तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है अनी। अगर दुनिया में रोमांस ना हो तो लड़कियों का गुजारा कैसे होगा? रोमांटिक जमाने में लड़कियों का सुस्त होना चल जाता था, तब हजारों बार प्रैक्टिकल होने पर भी कोई नुकसान नहीं था। अब मर्द रोमांस भूलने लगे हैं।
वे सनकी और प्रैक्टिकल हो गए हैं। लड़कियों को ही अब रोमांटिक और सेंटिमेंटल होना पड़ेगा, वरना वे टिकेंगी कैसे? संस्कृत पढ़ पढ़कर तुम जैसे अजीब हो गई हो अनी। अनिंदिता ने कुछ देर सोचकर पूछा, तो तुम सच में गंभीर हो शिप्रा दीदी? सिर्फ वक्त तो नहीं बिता रही हो? शिप्रा ने संजीदगी से जवाब दिया, वक्त बिताने के लिए अब वक्त बचा ही कहाँ है भाई। गंभीर हुए बिना क्या एक छोटे लड़के को भी इस उम्र में मोहित कर पाऊंगी क्या? अनिंदिता ने भारी मन से कहा। पराशर तुमसे 3-4 साल छोटा है। अपनी भूल समझकर शिप्रा ने फौरन गंभीरता छोड़ दी और हंसकर बोली, लो तुम्हारी जलन फिर से छलक पड़ी। इस बार अनिंदिता ने बहस में इस बात का विरोध तक नहीं किया। अपने बारे में भी अनिंदिता कभी झूठ नहीं बोलती, कम से कम उसका ऐसा ही मानना है। यानी एक स्वस्थ इंसान की तरह वो खुद के बारे में कई गलतफहमियां पालकर बैठी है। शिप्रा को लेकर पराशर के साथ एक दिन उसने बहुत कठोर चर्चा की। इसमें अपमान का सवाल बहुत बड़ा था, इसलिए इस कड़वाहट की जरूरत थी। खासकर पराशर ने संक्षेप में सवालों से बचकर मामले को और उलझा दिया था। अनिंदिता ने अपने आंसू छिपाकर कहा, आज तक तुमने बहुत सी गलतियां की हैं मंटू, पर मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी क्योंकि तुमने कभी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। पराशर बोला, तो फिर तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है। अगर गलत होता तो मैं छिपाता? अनिंदिता ने तड़प कर पूछा, गलत क्या होता है भाई? तुम पाप कर रहे हो। पराशर अपनी बनावटी मुस्कान के साथ हंसा, पागल, ये तो प्यार है, और प्यार बहुत ही पवित्र और ईश्वरीय चीज है भाई। पराशर ने अपनी चुनिंदा दिखावटी हंसी बिखेरी। अगर कभी किसी से प्यार करोगी अनी तो जान जाओगी कि प्यार कितनी ऊंची चीज है। इसके जवाब में अनिंदिता ने बस इतना पूछा, तुम कोलकाता कब जाओगे भाई? पराशर बोला, शिप्रा का स्कूल खुलेगा तो हम साथ ही जाएंगे। अनिंदिता ने हार मानकर कहा, तुम्हारे पिता गुस्से में आग बबूला है और तुम्हारी माँ रोज रोती है भाई। पराशर बेपरवाह होकर बोला, तो क्या हुआ? बुढ़ापे में हर पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। तब अनिंदिता समझ गई कि पराशर ने मन ही मन एक गहरी साजिश रची है। शुरू में उसने शिप्रा को तवज्जो दी थी, पर अब उसके मन का रास्ता पूरी तरह मुड़ चुका है। अगर वो शुरू में ही पराशर की साजिश को सफल होने देती तो शिप्रा का ये पागलपन भरा अभियान शायद नाकाम हो जाता, पर अब वो मौका भी उसके हाथ से निकल चुका है। पराशर अब पुरानी जमाने के नाकाम आशिक की तरह सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि सच में खुद को बर्बाद करके अपनी पुरानी नाफरमानियों का एक नाटकीय बदला लेने के लिए अंधा हो चुका है। लेकिन ज्यादा विरोध करना ठीक नहीं है भाई, इसलिए अनिंदिता चुप हो गई। नदी किनारे इस बार शरद ऋतु के काश के फूलों की कमी है। आसमान में चांदी जैसे बादल इंसानी इच्छाओं की तरह सुस्त चाल से बह रहे हैं। नदी और तालाब के पानी में अब भी मानसून की धुंधलाहट है, इसलिए प्रतिबिंब साफ नहीं दिखते। अनिंदिता खाना बनाती है, बाल संवारती है, किताबें पढ़ती है और पड़ोस में टहलने जाती है, पर पराशर और शिप्रा की गुप्त मंत्रणाएं खत्म ही नहीं होती। गुप्त इरादे गले के नीचे दबे रहते हैं, पर उनकी गुप्त बातें दूर दूर तक फैल जाती हैं। अनिंदिता को खबर मिलती है कि त्योहार के बाद वाली रात को रक्त करबी नाटक का मंचन होगा। तब तक त्योहार और नाटक, प्यार और अभिनय, दोनों की रिहर्सल एक साथ चलती रहेगी। अनिंदिता फिर भी कुछ नहीं कहती। लोगों की आहें और शिकायतें उसके कानों तक पहुंचती रहती हैं। पराशर की ऐसी मति मारी जाएगी और वह अपने से बड़ी उम्र की एक बेशर्म मास्टरनी से शादी करने के लिए इस कदर पागल हो जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अनिंदिता को बार बार ये ताने सुनाए बिना किसी को चैन नहीं मिलता। अनिंदिता मुस्कुराकर कहती है, मैं इसमें क्या करूं भाई, उसे किसी ने कुछ करने को नहीं कहा था। पर शिप्रा को कोकोनट गांव की बहू के रूप में स्वीकार करने की बात पर सबका मन कचोटता था। वे खासकर अनिंदिता को ही अपना दुख सुनाते थे। शिप्रा को गांव लाने की जिम्मेदारी अब सबकी शिकायतों के बोझ के रूप में अनिंदिता के कंधों पर आ टिकी थी। बचपन के बाद से गांव में अनिंदिता की कोई बुराई नहीं थी, उसे कोई दोष नहीं देता था। पर सबकी नाराजगी और गुस्से वाली शिकायतें जब शिप्रा और पराशर तक नहीं पहुंच पाती थी, तो वे अनिंदिता के पास ही आकर जमा हो जाती थी। मानो अनिंदिता की मध्यस्थता ही उन दोनों गुनहगार प्रेमियों को अलग कर देगी। अनिंदिता के सामने पड़ते ही शिप्रा थोड़ा मुस्कुराती है। वो अब इतनी सुंदर दिखती है कि उसकी मुस्कान पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसने जैसे अपने चेहरे से एक पुरानी परत उतार दी हो और किसी अनजाने निखार से अपने बदन को चमका लिया हो। कोकोनट आकर इन कुछ दिनों में उसकी सेहत में कमाल का सुधार हुआ है। उसके शरीर की सफेदी अब रंगों से भीग कर कोमल हो गई है।
यहाँ तक कि उसके बाल भी जैसे चमक उठे हैं। उसके चेहरे पर वो बेचैनी और चिड़चिड़ापन जो अनिंदिता हमेशा देखती थी, अब उसका निशान तक नहीं है। उसकी नजर अब गहरी और गंभीर है। बस कभी कभी अनजाने में अनिंदिता की ओर देखते वक्त उसकी आंखों में थोड़ा सा डर नजर आता है। अनिंदिता गौर करती है कि शिप्रा ने रोज खुद को समेटा और पराशर के सामने पूरी तरह समर्पित कर दिया है। जादू की तरह उसका बनाया हुआ शहरी माहौल धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। उसने अचानक जो दिखावा शुरू किया था उसे एक एक करके छोड़कर वह अब स्वाभाविक हो रही है। एक पुरुष के साथ स्थायी रिश्ता जोड़ने के लिए जिन पुराने और अटूट बंधनों की जरूरत एक आधुनिक लड़की को भी होती है, शिप्रा अपनी मेहनत से पराशर को उन्हीं बंधनों में बांधकर अपना बना रही है। वो पराशर को जितना लुभाती है उतना ही खुद को भी संवारती है। जब वो जुबान से ये दावा करती है कि दुनिया के लोग तभी सुखी होंगे जब किसी की जिंदगी पर किसी और का हक नहीं होगा और हर कोई अपनी मर्जी से जिएगा, तब अपनी आंखों के इशारे से वो पराशर को इस नियम से आजाद कर देती है। दुनिया की नजरों से छिपकर इस कोकोनट गांव की देहाती बहुओं की तरह वो पराशर के प्यार के मोह में दासी बनी रहती है। अनिंदिता ने उसे ये कहते सुना है कि अगर पटरी नहीं बैठी तो हम अलग हो जाएंगे और एक दिन भी जबरदस्ती साथ रहने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अनिंदिता ये भी जानती है कि पराशर से ये कहने से पहले शिप्रा ने 3 दिन की मेहनत से उसे ये यकीन दिला दिया है कि उनमें कभी अनबन नहीं होगी, क्योंकि शिप्रा अब तक जो अकेली रही वो सिर्फ इसलिए कि उसे पराशर जैसा कोई मिला ही नहीं था जिसके साथ वह बिना किसी मनमुटाव के अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। शिप्रा कहती है, बालीगंज की तरफ एक छोटा सा घर किराए पर लूंगी अनी। हर शनिवार दोपहर को तुम हॉस्टल से आकर सोमवार तक मेरे पास रहना। अनिंदिता ने मासूमियत से पूछा, पर तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा दीदी? यहां न रहने पर मंटू के पिता एक पैसा भी नहीं देंगे। शिप्रा ने भी सहज मुस्कान के साथ कहा, शादी के बाद क्या मैं मंटू को यूं ही भटकने दूंगी क्या अनी? तू उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। जिम्मेदारी मिलते ही वो जिम्मेदारी उठा लेगा। महीने के 300-400 रुपए वह आराम से कमा सकता है। अनिंदिता ने पूछा, क्या उसने तुम्हें ऐसे लालच दिए हैं क्या? शिप्रा बोली, दिए हैं, पर तू जो सोच रही है वैसा नहीं है अनी। अगर ये सब सिर्फ दिखावा भी हो तो भी शिप्रा नहीं हारेगी। 1 महीना मैं यहां रहूंगी तो बुढ़ापा खुश होकर 11 महीने कोलकाता में रहने का खर्च देगा। बहू 2 बार पैर छू लेगी तो क्या लगता है वह तिजोरी की चाबी उसके आंचल में नहीं बांध देंगे क्या? मंटू के पिता को भी तू नहीं पहचानती अनी। अनिंदिता बोली, मैं किसी को भी नहीं पहचानती शिप्रा दीदी, तुम्हें भी नहीं। शिप्रा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में शहद जैसी मिठास। वह बोली, इस बार हार कर ही सीख ले अनी, फिर जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारी टीचर थी, मुझसे सीखने में बुराई क्या है? अनिंदिता ने उसके हाथ को कंधे से हटाकर उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा दूंगी शिप्रा दीदी। शिप्रा बोली, मुझसे सलाह लेकर ही देना। 2 जगहों से एक जैसे तोहफे मिले तो बुरा लगता है। छोड़ो, हाथ छोड़ो, अंगूठी चुभ रही है। अनिंदिता की मुट्ठी के दबाव से पराशर की दी हुई अंगूठी शिप्रा की 2 उंगलियों में गहरे घाव कर देती है। खून की कुछ बूंदें भी छलक आती हैं। शिप्रा ने हंसकर कहा, तुम बहुत भोली हो अनी, इसीलिए बहुत बेवकूफ भी। अनिंदिता बेवकूफ भले ना हो पर शिप्रा बहुत समझदार है, इसका एक और सबूत जल्द ही मिल जाता है। शिप्रा ने नाटक की रिहर्सल बंद कर दी। पराशर ने उसे मनाने की कोशिश की पर वो पराशर की बात नहीं मानती। पराशर गुस्सा होता है पर वो बेपरवाह बनी रहती है। वह कहती है, ये सब बचपना अच्छा नहीं है। पराशर उसे वैसी ही नजरों से देखता है जिनसे इंसान खतरे को भांपता है। वो थोड़ा डरते हुए पूछता है, तुम अंत में अनिंदिता तो नहीं बन जाओगी ना शिप्रा? शिप्रा बोली, शिप्रा बने रहना ही आसान है। शिप्रा के इस भरोसे को अनिंदिता ने खुद आगे बढ़कर सहारा दिया। उसने पराशर को दिलासा देते हुए कहा कि शिप्रा का जितना हिस्सा स्वाभाविक है उतना ही बनावटी भी है। पराशर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोकोनट आकर शिप्रा पागल हो गई है। इंसान एक बार पागल होकर अगर कभी थककर पागलपन रोक भी दे तो भी पागलपन उसकी जिंदगी से कभी नहीं जाता। शिप्रा ताउम्र पागल रहकर पराशर की जिंदगी को उमंग से भर देगी। पराशर ने डरते हुए पूछा, तुम्हारी इस बात में कोई ताना तो नहीं है ना अनी? अनिंदिता बोली, नहीं, इसे एक सच्चे शुभचिंतक की बात समझकर स्वीकार करो। पराशर ने अपनी असलियत छिपाते हुए कहा, तब तो जिंदगी में मजा आएगा। अनिंदिता ने कहा, बर्फ जैसा मजा, ठंडा और सख्त। पराशर बोला, वो भी क्या बुरा है, बर्फ से आइसक्रीम बनती है और पत्थर तो हमेशा पत्थर ही रहता है।
इस तरह पहेलियों में बात करने की वजह से उन सबका मन खराब हो जाता है। शिप्रा को साथ ले जाने की बात भूलकर पराशर अकेला ही तालाब की ओर चला जाता है। वह तैरने की कोशिश करने के बजाय आंखें मूंद कर पानी की सतह पर चित लेटकर तैरने लगता है। अनिंदिता शिप्रा को बता देती है कि पराशर कहाँ गया है और फिर वह बेवक्त घर के पास वाली खाली जमीन पर स्टैंड लगाकर चित्रकारी करने लगती है। एक एक करके दिन बीतते जाते हैं और कोकोनट के आसमान में चांद अपनी कलाओं के साथ बढ़ता रहता है। पूर्णिमा से एक रात पहले पराशर और शिप्रा की शादी का समय तय हुआ है। चांद की इस रोजाना की बढ़ती रोशनी को अनिंदिता एक खामोश कौतूहल के साथ देखती रहती है। शिप्रा ने हजारीबाग वाली अपनी बुआ को खत लिखा था। उसने गुजारिश की थी कि बुआ अगर कोलकाता आकर उसकी शादी करवा दे तो बहुत अच्छा होगा। बुआ ने जवाब में लिखा कि उनके पास पैसों की बहुत तंगी है और कोलकाता में घर किराए पर लेकर शादी का इंतजाम करने की उनकी हैसियत नहीं है। अगर शिप्रा पैसे भेज दे तो वो कुछ कर सकती है। शिप्रा ने बिना किसी झिझक के ये खत पराशर को दिखा दिया। पराशर बोला, ये तो बड़ी समस्या है। तब शिप्रा ने अपनी बुद्धि लड़ाकर एक रास्ता निकाला। उसका कहना था कि कोकोनट में शादी होने में कोई परेशानी नहीं है और अगर कोकोनट में ही शादी होती है तो अनिंदिता के घर में न होना उसका अपमान होगा। क्या इस शादी की असली वजह अनिंदिता ही नहीं है क्या? इसके अलावा वो उन दोनों की खास सहेली भी है। ये ख्याल आने पर उन दोनों को बेचैनी होती है कि ये प्रस्ताव अनिंदिता की तरफ से ही आना चाहिए था, पर मुंह खोलकर कोई कुछ नहीं कहता। पराशर के माता पिता अंत में राजी तो हो गए पर उन्होंने इस शादी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया। वे बस गंभीर और बेपरवाह बने रहे। दूल्हे के घर वालों की तरफ से शादी की तैयारियां भी बहुत सुस्त चाल से चल रही थी। दुल्हन की कोई बुआ दुनिया में कहीं और वही दुल्हन की तरफ की तैयारियां करेंगी, ऐसा इशारा पाकर पराशर के रिश्तेदार चुप थे। अब पराशर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने घर वालों से लड़की वालों की जिम्मेदारी उठाने को भी कह सके। शिप्रा चाहती तो इस मुश्किल को दूर कर सकती थी। उसके पास दो अच्छे रास्ते थे। वो हजारीबाग वाली बुआ को मधु बोस की दौलत के बारे में लिखकर भरोसा दिला देती तो वो फौरन कोलकाता दौड़ आती, या फिर कोलकाता में शिप्रा के जो दोस्त थे उन्हें चिट्ठी लिखती तो वे चंदा जमा करके भी शादी का खर्च उठा लेते। पर शिप्रा ने बहुत सोच समझकर ऐसा कुछ नहीं किया। वो पराशर के सामने खुद को बिल्कुल बेसहारा और सिर्फ उसी पर निर्भर दिखाना चाहती है। पराशर उसे सिर्फ प्यार की वजह से नहीं अपना रहा, बल्कि वो उस पर दया कर रहा है। एक बेसहारा औरत पर यह उसका बहुत बड़ा एहसान है। शिप्रा जानती है कि दया से मिला हुआ प्यार मिलावटी सोने जैसा होता है, जो असली से ज्यादा मजबूत होता है। अगर बाद में पराशर प्यार को नकारना भी चाहे तो वह इस मजबूरी को नहीं नकार पाएगा। जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसे वो किसी भी कीमत पर मझार में नहीं छोड़ सकता। नवमी की सुबह उसने अनिंदिता से ये बात छेड़ी। वह बोली, अब अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रही अनी। अनिंदिता कंधे पर साड़ी और तौलिया डालकर चश्मे की डिबिया खोज रही थी। उसकी हड़बड़ाहट की वजह से उसकी आवाज थोड़ी रूखी सुनाई दी। गाड़ी और घोड़ों का इंतजाम तो हो गया है। शिप्रा ने अपनी आवाज को और नरम करके कहा, एक मुश्किल आ गई है अनी। मुश्किल कोई रुकावट नहीं थी और न ही किसी बड़ी तबाही की शुरुआत थी। फिर भी अनिंदिता चश्मे की डिबिया की बात भूल गई। क्या मुश्किल है शिप्रा दीदी? क्या पराशर से झगड़ा हो गया है क्या? अपनी मुश्किल बताने के बजाय शिप्रा ने पराशर के साथ हुई अपनी चर्चा का बखान किया। उसने कुछ बातें कम की और कुछ नमक मिर्च लगाकर बताई। ऐसा लगा जैसे इस मामले में उसकी खुद की कोई राय ही नहीं है। वो तो बस एक संदेशवाहिका है। वह तो बस पराशर की एक गुजारिश अनिंदिता तक पहुंचा रही है। अपना बोझ उठाने में अपनी लाचारी वाली भूमिका के साथ उसकी बातें मेल नहीं खा रही थी। उनमें एक अजीब सी ढिठाई थी जिसे देखकर अनिंदिता गंभीर हो गई। चलो तालाब पर चलते हैं शिप्रा दीदी। नहाते नहाते ही मशवरा होगा। किस तालाब पर जाओगी? पराशर के घर वाले तालाब पर। पराशर को भी बुला लेंगे। ये सुनकर शिप्रा का अनुभवी दिल पल भर के लिए खुद को भूल गया। उसे लगा कि दुनिया का हर जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमता है। उसका ये साफ ज्ञान शायद पूरी तरह सच नहीं है। अनिंदिता जैसी लड़कियां संसार के कठोरतम नियमों को भी कभी कभी रद्द कर सकती है। मधु बोस के बगीचे वाले उस तालाब के चारों तरफ फलों के इतने पेड़ हैं कि सुबह 10 बजे से पहले ठंडे पानी और गुनगुनी धूप का मिलन नहीं होता। जब वे तीनों तालाब के घाट पर जाकर खड़े हुए तो सूरज अभी आसमान में काफी नीचे था। तालाब का काला पानी घनी छाया में पिघली हुई रात की तरह रहस्यमय लग रहा था।
पराशर और शिप्रा ने बीच बीच में बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस अनिंदिता की बोलचाल पर गजब की पकड़ थी, आज उसके मुंह में शब्द नहीं थे। सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे की सादगी पर एक अजीब सा धुंधलापन छा गया था। चेहरे की कौन सी रेखा कब टेढ़ी हो गई, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था, पर उसके चेहरे की तरफ देखने पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। अब तक उसकी मुखरता में उसके दिल की धड़कन तक सुनाई देती थी। आज उसकी चुप्पी भी इतनी मुखर थी कि उसे ठीक से समझा नहीं जा पा रहा था। घाट पर पहुंचकर अनिंदिता ने कहा, पराशर तुम बैठो, हम पानी में उतरेंगे। शिप्रा बोली, पर अनी मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लाई हूं। अनिंदिता ने कहा, तो मैं कौन सा लाई हूं? मैं साड़ी पहनकर नहीं तैर पाऊंगी, तैरने के लिए तुम्हें किसने कहा है? अनिंदिता ने शिप्रा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती पानी में खींच ले गई। पानी के नीचे घाट की सीढ़ियां फिसलन भरी थी। सीने तक पानी में पहुंचकर शिप्रा ने रुकने की कोशिश की, पर रुक नहीं पाई। अनिंदिता के खिंचाव की वजह से उसे तालाब के बीचों बीच जाना पड़ा। वो हांफते हुए बोली, हाथ छोड़ अनी, मैं डूब जाऊंगी। अनिंदिता ने पूछा, तुम कितनी देर तक डूबी रह सकती हो शिप्रा दीदी? शिप्रा रोते हुए बोली, 1 सेकंड भी नहीं रह सकती अनी, मुझे छोड़ दे। घाट तक वापस पहुंचने में ही मेरी जान निकल जाएगी। अनिंदिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो रोज सुबह पराशर से आखिर सीखा क्या तुमने? तुम्हारी सुबह तो उनके तालाब के पानी में ही बीतती थी। फिर गला ऊंचा करके उसने घाट पर बैठे पराशर से चिल्लाकर कहा, पराशर हम पानी में डूबे रहने का कंपटीशन कर रहे हैं, तुम अंपायर हो, पर पार्शियलिटी मत करना। अनिंदिता ने एक हाथ से शिप्रा का गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पानी काटती हुई वह गहराई में उतर गई। पराशर ने अपना कुर्ता उतारा और सीढ़ियों से पानी के पास आया, पर उसने छलांग नहीं लगाई। वो वापस घाट की पक्की सीट पर बैठ गया और कुर्ता पहनकर धीरे धीरे बटन लगाने लगा। अनिंदिता और शिप्रा तब तक ऊपर आ चुकी थी। शिप्रा की तीखी और तेज चीख जब तालाब के शांत पानी के नीचे अचानक खामोश हो गई, तब भी पराशर के कुर्ते का आखिरी बटन बंद नहीं हुआ था। इस बार जब वे दोनों ऊपर आईं तो शिप्रा बेदम हो चुकी थी। अनिंदिता उसे खींचकर घाट तक ले आई। पराशर ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई है। नयान्या तैरना सीखकर उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। तुम उसे घाट के ऊपर ले जाओ, मैं अपनी साड़ी ढूंढे बिना बाहर नहीं आ सकती। अगले दिन शिप्रा को स्टीमर पर चढ़ाते वक्त अनिंदिता ने कहा, सच कह रही हूं शिप्रा दीदी, तुम डूब रही हो। पराशर ये समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि वहां असली अंपायर तो मैं थी। मैं तैरना इतना जानती हूं कि पराशर तक को पानी में डुबोकर मार सकती हूं। वहां मैं मौजूद थी, इसीलिए उसने पानी में उतरना जरूरी नहीं समझा। शिप्रा ने कुछ नहीं कहा। नदी की नम हवा में उसे ठिठुरन महसूस हो रही थी। पानी के इस देश में आकर तालाब के पानी और आंखों के पानी से उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थी। पानी में डूबकर अचानक हुई इस अपमृत्यु के बाद की ये अगली अवस्था थी। समाप्त।